हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, और हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो पहले मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताती हूँ, फिर मैं आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बताती हूँ, फिर हम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं दोनों है क्या, और फिर हम जब जान लेंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि जब हम किसी दो चीज़ों की डेफिनेशन समझ लेते हैं तो हम लोगों को उनका डिफरेंस थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। बट मैं उनका डिफरेंस भी डिस्कस करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन तो यही था कि डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड दिस क्वेश्चन वॉज बाय दिनेश। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो उनकी आईडी दिनेश से है बट उनका नाम सोनिका से है, तो मैं सोनिका बोलूँगी। So this question was by Sonika. ठीक है, let's start. So please like this video, share this video, and if you are new to my channel then kindly subscribe. ऐसे ही आप और डाउट्स कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी हर डाउट क्लियर कर सकूँ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन डी ऑर्बिटल इज डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होता है, उसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ये सिर्फ डेफिनेशन है, आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, वो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और हम उनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। एक बार हम देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल। तो ये हम लोगों की पीरियोडिक टेबल है। तो यहाँ पे ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है मैम यहाँ पे तो लिखा है इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको ट्रांजिशन मेटल्स? इनकी पोजीशन की वजह से। चलो एक बार हम देख लेते हैं, पीरियोडिक टेबल यहाँ पे दी गई है तो उसमें देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, अब जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, ये होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ये होता है पूरा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक हम लोगों के होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये पूरा है एरिया डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? ज़्यादातर मेटल्स। और जहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं? नॉन मेटल्स। तो ये होते हैं मेटल्स से नॉन मेटल्स के बीच में, और इनको ट्रांजिशन मेटल क्यों बोला जाता है? आपको अभी मैम आपने बता दिया, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। अब इनको ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं? बेटा इसको ट्रांजिशन मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रांजिशन दिखाते हैं मेटल्स से नॉन मेटल्स तक का। ये हम लोगों को ट्रांजिशन दिखाते हैं। यहाँ पे मेटल्स हैं, यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, इनके बीच में है ये, और इनका हमें ट्रांजिशन दिखाते हैं। ठीक है, पहले मेटल्स आ गया, फिर बीच में ये आ गए, फिर नॉन मेटल्स आ गए, यानी कि इनने ट्रांजिशन कर दिया। पहले मेटल्स थे, फिर बीच में ये आ गए, और उसके बाद नॉन मेटल्स आ गए। ठीक है, इसलिए इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि ये नॉन मेटल्स से नॉन मेटल्स तक का ट्रांजिशन दिखाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम इनको ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। अच्छा, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल, जो उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, निकल का एग्जांपल लेते हैं। अब उसकी कन्फिगरेशन क्या है? 3D8 4s2। इसको अच्छे से लिख देती हूँ मैं, 3D8 4s2। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम इसका जो लास्ट है वो तो 4s में जा रहे हैं, बट नहीं, एक्चुअली तो हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम कौन से प्रिंसिपल से लिखते हैं? हम लिखते हैं ऑफ-बो प्रिंसिपल से। ऑफ-बो प्रिंसिपल, ये देखो, दिस इज़ ऑफ-बो प्रिंसिपल। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो ले आऊँगी, आप प्लीज़ कमेंट कर देना। अब देखो, ऑफ-बो प्रिंसिपल क्या बताता है
कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, बट इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं 4f और जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं 4s और 3d में, तब किसका प्रिंसिपल पहले आता है? 4s का प्रिंसिपल पहले आता है। ठीक है, अब क्यों आता है बताती हूँ आप लोगों को, ये भी क्यों आता है। इसलिए आता है, आप लोगों ने n+l का रूल पढ़ा है, n+l का रूल। चलो इसमें अप्लाई करके देखते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा वैसे, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि n+l का रूल है, तो पहले हम ये 4s के साथ अप्लाई करते हैं, पहले हम 3d के, फिर हम 3d के साथ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे होगी 4, l की वैल्यू यहाँ पे होगी 0, तो क्या बनेगा 4 + 0 = 0। अब ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम n+l को हम 3d के साथ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अब फाइंड करेंगे 4s की, तो हम लोगों ने फाइंड करी। अब देखो फिर से करके दिखाती हूँ। n+l का रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो 4 की वैल्यू, n की वैल्यू क्या होगी 4, l की वैल्यू क्या होगी 0, तो क्या बनेगा ये 4। इसका आंसर क्या होगा 4 होगा इसका आंसर। ठीक है, बट वेन अब हम काम करते हैं, हम 3d की अप्लाई करते हैं। ठीक है, 3d में अप्लाई करते हैं n+l, तो n+l, अब n की वैल्यू क्या होगी 3, l की वैल्यू क्या होगी l की वैल्यू, एक सेकेंड मैं इसको रब कर देती हूँ। हाँ, l की वैल्यू क्या होगी 2 होगी इधर पे, क्योंकि ये SPD लिखा है, SPD ऑर्डर से, ये देखो SPD, तो l की वैल्यू क्या होगी 2 होगी l की वैल्यू, तो क्या बनेगा 5। तो ज़्यादा किस में है, ज़्यादा किस में है, सोचो, इसकी है 5, इसकी है 3। तो मैंने आप लोगों को बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर से लिखते हैं, इस रूल में हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो क्या कौन सा पहले आएगा 3D पहले, नहीं सॉरी 3D पहले आएगा। स्टूडेंट्स इसकी 4 है, मैंने आपको 5 बताया, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने। इसकी है 4, इसकी है 5। ठीक है, तो किसकी ज़्यादा होगी 3D की ज़्यादा होगी, है ना। तो l की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा है, 3D में ज़्यादा है, नहीं सॉरी, हाँ 3D में ज़्यादा है। 3D में 5 है, 4s में कितनी है 4 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएगा, पहले जाएगा 4 में, फिर जाएगा 5 में, तो यानी कि 4s पहले आएगा, 3D बाद में आएगा, हम लोगों के इस रूल से। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा रिकैप करा है। आप लोगों ने 11th की केमिस्ट्री पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो वैसे पढ़ा ही होगा सब लोगों ने, वरना तो मैंने बता ही दिया है, थोड़ा सा रिकैप कराया था, क्योंकि क्या होता है हम लोग पिछली क्लास का भूल जाते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, ये तो सबको समझ में आ गया ना। तो ये क्यों है डी ऑर्बिटल एलिमेंट, समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है। अब आयरन की बात कर लो, ये क्यों है डी ऑर्बिटल एलिमेंट, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी है यहाँ पे 3d6 4s2। ठीक है, तो सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा, फिर से सुन लो प्रिंसिपल क्या है। 3d है यहाँ पे, 4s है यहाँ पे, 4s की वैल्यू है n+l वाले प्रिंसिपल से क्या है 4s की वैल्यू 4 + 0 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। और 3d की वैल्यू कितनी है n+l वाले प्रिंसिपल से n+l करेंगे, यानी कि 3 + 2 करेंगे। अच्छी राइटिंग लिख दो मैम, अच्छी राइटिंग। देखो यहाँ पे क्या आएगा, n+l करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। 5 या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा 5। तो इसका क्या हो जाएगा 5 होगा। तो ज़्यादा बड़ी किसकी है, इसकी है 4, इसकी है 5। तो पहले कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, पहले यहाँ पर जाएंगे फिर यहाँ पर जाएंगे, यानी कि ये है लास्ट। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डी ऑर्बिटल एलिमेंट, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जाता है, क्योंकि पहले ये जाएगा 4 में, 4s में, फिर जाएगा 3d में। इस प्रिंसिपल से हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। तो इसलिए ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये इनको हम बोलते हैं डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये पूरा आप लोगों को फंडा समझ में आ गया। तो हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट शेल है वो कहाँ पे जाता है, डी ऑर्बिटल में जाता है। समझ में आ गया, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, डी ऑर्बिटल में जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मेन चीज़ आती है, यहाँ पे ही डाउट आता है कि ये सबका डाउट होता है, यही डाउट है। अब मैं आपको अलग अलग डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ, मैं आपको इसी में बता दे रही हूँ कि अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स।
जैसे मैंने आपको बताया, उनको ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, हाँ ऐसे होता है, बट क्या फिर सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक मेटल्स हैं? नहीं सॉरी, क्या फिर सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं? ये ही उसका डाउट था कि क्या वो सिमिलर है या डिफरेंट है, या डिफरेंस है तो डिफरेंस बिटवीन उसमें है क्या। अब ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल डाल दी है और एक डेफिनेशन डाल दी है। तो एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट होता है जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, ग्राउंड स्टेट में या ऑक्सीडेशन स्टेट में। हमें क्या चाहिए? इनकम्प्लीटली फिल्ड हो ये। अब अगर ऐसा एलिमेंट है कोई कि उसके डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। बट इसका मतलब हुआ कि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो नहीं हो सकते, कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो उनको देख लेते हैं एक बार हम। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, बट वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं, जैसे कि जिंक, जैसे कि मर्क्यूरी। ठीक है, अब क्यों? अब चलो, अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जिंक। तो जिंक होता है हम लोगों का डी ब्लॉक एलिमेंट, बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। मरकरी ऐसे ही होता है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है पर वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ऐसे ही होता है कैडमियम, जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट बट वो नहीं होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्यों नहीं होता है एक बार देख लेते हैं। जैसे कि जिंक की मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है, जो कि है 3d10 4s2। इसका मतलब है ये 3d10 4s2, ये तो समझ गए होगे आप। ये वाले जो हम लोगों ने अभी लॉ पढ़ा था, रूल पढ़ा था, उससे पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा। ठीक है, पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, तो ये लास्ट है। बट 3d10 इसका जो लास्ट शेल है, इसकी जो शेल है वो एकदम फिल है, यानी कि इनकम्प्लीट नहीं है। अब बात करते हैं हम कैडमियम की। इसमें भी यही चीज़ है, 4d10 5s2। इसमें भी 4d10 है, यानी कि इसकी जो ऑर्बिटल शेल है, डी ऑर्बिटल शेल है, वो एकदम फिल है। ठीक है, यानी कि ये इनकम्प्लीट नहीं है। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं किसको देख लेते हैं एक बार हम मर्क्यूरी को भी देख लेते हैं, उसको क्यों छोड़े, है ना। तो उसकी क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन, बताओ फटाफट। ठीक है, तो ये होती है, मैं वीडियो पॉज इसलिए कर रही हूँ बार बार, जिससे आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो और मैं ये फटाफट से वीडियो अपलोड कर सकूँ, जो कि लैक ऑफ टाइम भी है, मुझे बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड करने हैं और मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी काम करती हूँ। ठीक है, तो उसमें भी मुझे वहाँ पे भी देखना है। तो फिर 4f14 सेम बात आ गई यार, 5d10, यानी कि इसके जो डी ऑर्बिटल शेल है। अब देखो, इसको एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। एक्सक्यूज़ मी, अब इसमें भी देख लूँ, सेम चीज़ है। अब आप कहोगे ये तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि अब देखो, आपको दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे 5d10, यानी कि इसकी भी डी ऑर्बिटल शेल एकदम फिल है, यानी कि ये इनकम्प्लीट नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इतना समझ में आ गया। अब यही इसमें मेन डिफरेंस था। उसने डिफरेंस पूछा था तो मैंने डिफरेंस बताया, बट मैं सोच रही हूँ एक टेबल में डिफरेंस बिटवीन आप लोगों को दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लो, नहीं आया दोनों का मतलब समझ में। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन और ये है इसकी डेफिनेशन। दोनों की डेफिनेशन एक बार हम लास्ट बार समझ लेते हैं और फिर हम एक डिफरेंस बिटवीन का टेबल देखते हैं, जिसमें हम एक एक डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको सबसे पहले ये डेफिनेशन बताई थी, बट इसको समझाया नहीं था। क्यों नहीं समझाया था? मैं जानबूझ के नहीं समझाया था, क्योंकि उस टाइम आपको समझ में नहीं आता। द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन द डी ऑर्बिटल शेल इज डी ब्लॉक एलिमेंट। तो एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में होता है, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है, ये रीकैप करा रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है, यानी कि जिंक का हम लोगों ने निकल का एग्जांपल लिया था, तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है, ये है डी ऑर्बिटल। इसका लास्ट पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पहले इसमें जाएगा, क्योंकि इसका है 4 और इसका है 5, तो इलेक्ट्रॉन बाद में इसमें जाएगा। पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर जाएगा इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। ठीक है,
समझ में आ गई बात? तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। एक बार ट्रांजिशन एलिमेंट भी समझ लेते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा पर वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा। ठीक है, जैसे कि इसको हम निकल एक डी ब्लॉक एलिमेंट भी हो सकता है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन D⁸ 8 है, यानी कि इसमें 2 की और जगह है, यानी कि इनकम्प्लीट है। इसमें भी D6 है ना, यानी कि जगह है अभी 3 की और 4 की और जगह है। ठीक है, पर इसमें ये ऑलरेडी फिल्ड था, यानी कि इसमें और की जगह नहीं है, और इलेक्ट्रॉन की जगह है ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन की जगह है ही नहीं, यानी कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पहले यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो लास्ट डी ब्लॉक और डी ऑर्बिटल शेल में जाएगा, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा, पर इसकी जो शेल है वो एकदम फिल है, जो इसका डी ऑर्बिटल है वो एकदम फिल है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट कहता है कि उसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, एक बार हम एक डिफरेंस देख लेते हैं, टेबल एक देख लेते हैं, तो फटाफट से एक डिफरेंस देख लेते हैं। अभी आ जाएगा डिफरेंस, कहाँ गया डिफरेंस, ये डिफरेंस देखो आप, ये बहुत अच्छा डिफरेंस बिटवीन की टेबल जो है मैंने ली है कहीं से। ठीक है, मैंने खुद नहीं बनाई है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, ये मैंने कहीं से ली है। अब डिफरेंस अगर आपको पूछेंगे तो आप छटाक से उसका डिफरेंस लिख पाओगे, फटाक से आप उसका डिफरेंस बता पाओगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर विद कम्प्लीटली और इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, यानी कि इसमें कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है ना। सपोज यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को रटना नहीं है, समझना है। 3D8 4S2, तो यहाँ पे 3D8, यहाँ पे ये है डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे इनकम्प्लीट है। ठीक है, 3D10 4S2, अब यहाँ पे कंप्लीट है, तो ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि उसमें जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर केमिकल एलिमेंट्स दैट हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स एटलीस्ट इन वन स्टेबल कैशन दे फॉर्म। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना लिख दो, बहुत है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट शेल होती है। एक बार इसको भी समझ लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ये लिया था इनकम्प्लीट शेल, ये तो यानी कि यहाँ पे 3D8 4S2, यानी कि यहाँ पे इनकम्प्लीट है, 10 होनी चाहिए, ये इनकम्प्लीट है, 10 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, और यहाँ पे है 3D10, ये हो सकता है ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे 3D8 है और ये इनकम्प्लीट है ना, और यहाँ पे है 3D10, यानी कि ये कंप्लीट है, तो ये होगा एक डी ब्लॉक एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें इनकम्प्लीट होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट वो होता है जिसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों हो सकते हैं ऑर्बिटल शेल, बट ट्रांजिशन एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्लीट ही चलती है। ठीक है, यहाँ पे इनकम्प्लीट है, यहाँ पे इनकम्प्लीट है, यहाँ पे तो कंप्लीट हो गई, क्योंकि 10 होता है इसकी मोस्ट लिमिट। ठीक है, यहाँ पे भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, may or may not have incompletely filled d orbitals in their cations have incompletely filled d orbitals in their stable cations। तो यहाँ पे भी incompletely filled, यहाँ पे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं डी ब्लॉक में, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं होने चाहिए। ठीक है, इनकम्प्लीट ही होने चाहिए, सेम बात है। may or may not form colorful complexes, always form colorful complexes। इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया, ये डिफरेंस समझ में आ गया, ये दोनों मेन है, बाकी सब तो आप कर ही लोगे, है ना। अब इसकी एक ट्रिक बताऊँ मैं, इसकी आपके कहाँ गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने की एक ट्रिक बताऊँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ट्रिक एक बार बता देती हूँ आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स लर्न करने की। ठीक है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो ये ट्रिक से। सस्ती सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। ठीक है, सस्ती वाली कार में यहाँ पे आएगा
सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। तो आप ऐसे ही ट्रिक्स बना सकते हो, जैसे कि मैं आपको इसके बता देती हूँ। जारी ज़रा निभाना, ऐसे ही आप बना लो आगे, है ना। आप इससे याद कर सकते हो। आप डिफरेंस में एक और डिफरेंस लिख सकते हो कि ये सारे होते हैं, और आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को समझा दिया है इसका डिफरेंस वगैरह। आपको इसका अगर आपको ये चाहिए है तो मैं देखूँगी शेयर का ऑप्शन है यहाँ पे। शेयर का ऑप्शन अगर होगा तो मैं आप लोगों को इसके लिंक, जो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है जो मैंने अभी बनाया है, तो आप कमेंट्स करके बताओ मुझे। मैं इसके लिंक आप लोगों को कमेंट्स में डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी इस पीडीएफ के लिंक। आप जाके देख सकते हो वहाँ से पीडीएफ, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा ये सब। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये दो डिफरेंस नहीं बताया, ये भी सुन लो फटाफट से। दे ऑलवेज फॉर्म कलरफुल कॉम्प्लेक्स, से आपने पढ़ा ही होगा कि ये हमेशा कलरफुल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये हमेशा ये बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, बट ये हमेशा कलरफुल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। और ये इसके एग्जाम्पल्स लिखे हैं, वो आप याद कर लेंगे। तो ये सब कुछ क्लियर हो गया आप लोगों को। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।